गुड मॉर्निंग। नाश्ता नहीं किया? गुड मॉर्निंग। गुड। सबसे पहले सिमेज का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारे लोगों के साथ यंग लोगों के साथ बात करने का फायदा ये है कि 30 साल उम्र कम हो जाती है। इमेज में 6 वर्ष के बाद आ रहा हूं और वही एक्साइटमेंट नहीं है, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा। से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ये बिहार में मैनेजमेंट एजुकेशन को एक नए तरीके से, अपने तरीके से आगे ले जा रहे हैं और आप इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जब राजीव जी और आनंद की बात कर रहे थे तब मैं स्क्रीन शो पर देख रहा था इसकी उपलब्धियां एक के बाद एक, तो मुझे पूरा उत्साह है कि आने वाले सालों में सिवेज और आकाश की तरफ। नीरज जी का जो ये प्लान था आज 3 लोगों को बुलाने का, उसमें एक चीज कॉमन ये है कि तीनों हम बिहार से हैं। जैसे आप सब लोग। एक बात कहूं आपसे, 1983 में मैं बिहार से मैट्रिकुलेशन करके चला गया कलकत्ता, जैसे बाकी सारे हमारे मित्र यहाँ पर गए। बहुत बार मैंने देखा, अब 30-32 साल से बिहार से बाहर रह रहा हूं, और बहुत बार ये देखा कि जब कोई पूछता है आप कहां से रहने वाले हैं, तो बहुत लोग कहते हैं नॉर्थ से, बिहार नहीं कहना चाहते। तो हम शाम से कहते हैं हम बिहार से। क्योंकि जो बात बिहार में है वो बाकी जगह नहीं है। हमारी संस्था के एक चेयरमैन हैं जो नॉर्वे से हैं। उन्होंने कहा कि जब बिहार में यूनिवर्सिटी थी तो यूरोपियंस पेड़ से उल्टे लटके हुए थे। मैं समझाऊं इसका मतलब क्या है। उनका कहने का मतलब था नालंदा यूनिवर्सिटी। जिस समय बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, भारत में अनडिवाइडेड इंडिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उस समय यूरोपियंस कितने पीछे थे कि वो पेड़ पर थे और पेड़ से उल्टे लटके हुए थे। पढ़ना तो दूर की बात। तो बिहार और हमारा देश जो है वो सिविलाइजेशन में इतना रिच है, इतना आगे है, हमें गर्व से सर उठाकर चलना है। जैसा राजीव जी ने कहा, अभी जो भारत की जो स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में वो बहुत अच्छी है, और बिहार से हैं ये एक नेगेटिव क्वालिफिकेशन नहीं, एक पॉजिटिव क्वालिफिकेशन। एक बात ये कहना चाहूंगा कि राजीव जी और आनंद जी जैसे वक्ता के बाद बोलना कुछ थोड़ा भारी काम है, क्योंकि राजीव जी मेरे गुरु रहे और आज जो कुछ भी आपके सामने कह रहा हूं, कर रहा हूं, बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो ये उनकी ह्यूमिलिटी है कि वो बहुत बार ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन ये मैं अपने आगे वाले कहने वाले बातों में आपसे कहूंगा। तो पहली बात ये कहना चाहता हूं कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आनंद जी ऐसा कहे, राजीव जी ऐसा कहे, हॉल के बाहर जब जाएंगे वो तो ठीक है, उन लोगों ने तो कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं होगा। ये तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इसकी समस्या है, मेरी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप स्थिति में, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में मैं एक बिहार के एक छोटे से शहर पूर्णिया से हूँ, और पूर्णिया में जब मेरा एडमिशन होना था स्कूल में,
तो मेरे बड़े भाई मुझे एडमिशन लेने के लिए कराने के लिए लेकर के गए थे। तो वहां पर एडमिशन इंचार्ज जो थे उन्होंने कहा 1 से 20 तक पहाड़ा बोलो, पहाड़ा नहीं 1 से 20 तक गिनती बोलो। तो मैं 11 या 12 पर आकर रुक गया। तो उन्होंने कहा क्लास 2 में एडमिट कर लो, क्लास 2 में एडमिट कर लो। तो मेरे भैया की समझ में नहीं आया कि क्लास 2 में कैसे एडमिट कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तेज होगा तो 2 से 3 में चला जाएगा, और फेल कर जाएगा तो 2 का 2 में रह जाएगा। और ऐसे भी आप क्लास 1 में एडमिट कराएंगे और पास कर जाएगा तो 2 में चला जाएगा। वास्तव में मुझे क्लास 2 में एडमिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं 1 से 11 तक पढ़ पाया था, 20 तक भी नहीं। आजकल तो अगर 1 to 1000 में पढ़ ले बच्चा तो लोअर केजी में एडमिशन होगा, है ना। तो क्या हुआ, मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, 28 नंबर आए 100 में, फेल हो गए। जब मार्कशीट मिला तो मुझे बहुत खराब लगा घर ले जाने के लिए, तो मैंने पेन से काट करके 30 लिख दिया। बहुत कमजोर मैथमेटिक्स, और वो जो कमजोर मैथमेटिक्स होगा आगे कमजोर हो गए, मैथमेटिक्स वीक हो गया। रही बात लैंग्वेज की, तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, पटना में रह रहे हैं, बिहार की राजधानी है। आप इमेजिन करें, आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले पूर्णिया छोटा शहर, और 40 साल पहले इंटरनेट नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं। जब हवाई जहाज जाता था तो दौड़कर घर से बाहर देखते थे, तो अंदाज लगाते थे कि वास्तव में कितना बड़ा होगा। अगर देखेंगे तो ये बात इसलिए कह रहा हूं, खाली एक अनुमान देने के लिए कि एक छोटे से शहर में बहुत जहां अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, वहां पर बच्चा किस तरह से क्या सोचता है, और उसके लिए आगे कुछ पढ़ना कितने चैलेंजेस होते हैं। क्लास 1, 2, 3, 4 तक इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ेंगे, अल्फाबेट भी नहीं जानते थे, ABCD कुछ नहीं। सीधे क्लास 5 में अल्फाबेट सिखाया गया। और हमारे इंग्लिश के प्राध्यापक थे जो ये पढ़ाते थे, लिखो राम इज ए गुड बॉय नोटबुक में, तो हम लिखते थे राम इज ए गुड बॉय। दूसरे दिन आए राम इज ए गुड बॉय, तो महीनों 2 महीना 3 महीना वही राम इज ए गुड बॉय। सर बोर हो गए लिख करके, कम से कम श्याम इज ए गुड बॉय कुछ तो। तो आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स कमजोर, इंग्लिश कमजोर। इंग्लिश तो बोलने से डर लगता था कि भाई बोलना तो दूर की बात है, समझ नहीं आती थी। तो अगर आप सोचो तो एक, जैसा राजीव जी ने कहा, एक रास्ता हथियार गिरा दो, मैं कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटे शहर में पैदा हुआ, अब मैं क्या करूं। दूसरा है कि आप बोलो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता, है ना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो तुम्हें इंग्लिश सीखना है ना, उसका अच्छा तरीका क्या है। एक जैसे कहते हैं कि क्रिकेट अगर सीखना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्रिकेट खेलना या क्रिकेट कैसे खेली जाती है उसके ऊपर किताब पढ़ना, क्रिकेट खेलना। तो इंग्लिश अगर लैंग्वेज सीखनी है तो कैसे सीखनी है, बोलना, गलत बोलना, पहले गलत बोलेंगे तभी सही बात में बोलेंगे। अगर बहुत ग्रामर का ध्यान देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे घर से। बहुत जो साथ गलत बोलना कोई समस्या नहीं, उसके बाद अपने आप सही हो जाएगा। तो ये 1978 में पहली बार मैं छोटे शहर से बड़े शहर आया, पटना। मेरे भैया यहाँ पढ़ते थे, तो मेरे लिस्ट में कई सारी चीजें लिखी हुई थी। पटना में आने जाने के बाद क्या करना है, सबसे पहला था टेलीविजन क्या होता देखा नहीं आज तक, तो टेलीविजन देखना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ आने के बाद भी मैं टेलीविजन बगैर देखे वापस लौट गया। हवाई जहाज देखना है, एरोड्रम गया, एरोड्रम तो देखा, हवाई जहाज नहीं देखा। तो ये बात ये कहना चाह रहा हूं बार बार ये चीज की, नो ड्रीम इज बिग इनफ टू अचीव, नो ड्रीम इज बिग ड्रीम, एनीबॉडी कैन अचीव। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो कि राजीव जी बहुत अच्छे से कहे गए और बहुत अच्छे सारे एग्जाम्पल से बता पाए। मुझ में वो कला नहीं है जो उतने अच्छे से मैं आपको इंस्पायर कर सकूं, लेकिन एवरी ऑर्डिनरी पर्सन कैन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। Every ordinary person can achieve extraordinary things. पूर्णिया शहर में मदर टेरेसा आई, आप सब लोग जानते हैं मदर टेरेसा। मैं घर से बगैर बताए हुए उनका भाषण सुनने चला गया। मेरा उद्देश्य क्या था पता है, उनका भाषण नहीं सुनना,
इसे इंग्लिश में बात करना। इनका जब भाषण खत्म हो गया, सब लोग चले गए। उस समय सिक्योरिटी की इतनी कंसर्न्स नहीं थी, सिक्योरिटी पुलिस सिपाही उतना चक्कर नहीं था। तो जब सब लोग चले गए तो मैं मदर टेरेसा के पास जाकर के इंग्लिश में बात करना शुरू किया, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में। मेरा दुर्भाग्य है कि वो हिंदी में जवाब दे रही थी, तो वो मेरा जो गोल था इंग्लिश में बात करके कुछ मौका मिल जाए, 4-5 लाइन बोल लो, सीख जाओ, वो भी नहीं हुआ। तो खैर बाद में बहुत सारे अवसर मिले और अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि हमारी जो लिमिटेशन है कि मैं क्या कर सकता हूं जिंदगी में, वो इस चीज से नहीं है कि ये बाधा आएगी या क्या होगा। वो लिमिटेशन एक ही है कि हमारी सोच ही लिमिटेशन है। अगर सोच में कोई लिमिट नहीं है तो कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ भी, एनीथिंग। एक राजू का इस बात को अच्छे से कहते हैं कि अगर आप कुछ डिसाइड कर लो कि मुझे ये चीज करनी है, सो ऑल फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स कंस्पायर टू हेल्प यू अचीव दैट। आप सोच लो कि ये करना है तो करना है, उसके बाद कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक पहले ये लगता था, पहला प्रश्न ये था कि मैट्रिक पास करेंगे या फेल करेंगे। ये डर होता है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का ऐसा भय होता है। क्लास 6, 7, 8, 9 से बोर्ड एग्जाम, बोर्ड पास करेंगे या फेल करेंगे। बोर्ड पास कर गया तो लगा कि बस खत्म हो गया, अब तो जिंदगी में कुछ बचा नहीं करने के लिए। मैट्रिकुलेट हो गए, बोर्ड पास कर गए। उसके बाद जब कलकत्ता पढ़ने गए, वहां पर भी ये बिहार का कीड़ा जो है वो परेशान करने लगा। अच्छे नंबर आए थे, 78 या 79% कुछ आए थे उस समय, 78-79%। लेकिन कोई भी कॉलेज कलकत्ता में एडमिशन देने को तैयार नहीं है। इस बात पर केवल एक ही बात, बिहार से, एक ही बात पर कि बिहार से आए। और एडमिशन के लिए मेरे बड़े भाई कलकत्ता में रहते थे, वो प्रिंसिपल से जाके बात करते थे, कैंडिडेट बाहर बैठा है, एक बार आप उससे मिल लीजिए, वो मार्कशीट देखे, सॉरी एडमिशन तो नहीं हो सकता। क्यों? एडमिशन तो चालू है। नहीं, बिहार के स्टूडेंट्स हम नहीं लेते हैं। आपको कैसा महसूस होगा, इमेजिन कीजिए। तो उन्होंने कहा 79 है, तो बिहार से आया तो 100 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एडमिशन नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई साहब ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? तो उसकी इंग्लिश बहुत कमजोर होगी, वो यहाँ सकेगा नहीं, फेल कर जाएगा, हताश हो जाएगा। उससे अच्छा है आप कहीं और करवा लीजिए, यहाँ पर नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद एक स्कूल में, जो कि बहुत कोई फेमस स्कूल नहीं थी, वहां पर एक एडमिशन हुआ। प्रिंसिपल ने तरस खाकर टेम्पररी एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन दिया 3 महीने के लिए। कहा जो फर्स्ट क्वार्टरली एग्जाम होगा उसका परफॉर्मेंस देखकर तब निर्णय करेंगे कि हम आपको एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे। राजीव जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि एक और मित्र हैं अरुण, तो मैं और अरुण साथ गए थे पूर्णिया से और उस स्कूल में एडमिशन लिए थे क्लास 11 में। दोनों को प्रोविजनल एडमिशन। 3 महीने के बाद हम लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये बिहार का इंग्लिश ठीक होना चाहिए। तो हम दोनों ने जीतोड़ मेहनत की जितनी हो सकती है। तो पूरे स्कूल में मुझे था इंग्लिश में हाईएस्ट आना चाहिए, बाकी चाहे सब्जेक्ट में कुछ भी आए, इंग्लिश में हाईएस्ट आना चाहिए, क्योंकि बाकी सब बच्चे बंगाल के थे। तो मुझे इंग्लिश में हाईएस्ट आया और अरुण को सेकेंड हाईएस्ट। उसके बाद 2 साल के बाद जब हायर सेकेंडरी एग्जाम वहां बोलते हैं, क्लास 12 की जब परीक्षा हुई, तो उसमें भी मेरा और अरुण का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मैं फर्स्ट हुआ पूरे स्कूल में, सेकंड और वो सेकंड हुआ। उसके बाद से उसके प्रिंसिपल ने एक चीज कहा कि बिहार में अगर कोई बच्चे आते हैं तो उसको ज्यादा परेशान मत करो, उसको पहले ले लो। क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं और अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो उसके बाद से उस स्कूल में कम से कम कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि बिहार के बच्चे आते। उसी तरह आप में से हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट जो है उसमें ये, मैं बहुत ऑर्डिनरी एक छोटे से शहर से आकर के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, जैसे हम सब लोग आगे बढ़े। तो आप सब में वो बात, all of you are ordinary people like all of us, but can do extraordinary things. ये कभी नहीं सोचना है कि ये वो तो उनके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। दूसरी बात,
आज का जो चर्चा का विषय है इंस्पायरो। आदमी इंस्पिरेशन किससे लेता है? हमारे स्कूल में हमारे टीचर कहते थे गांधी जी से इंस्पिरेशन लो, बिल्कुल लेना चाहिए, गांधी जी, नेहरू जी। लेकिन हम सोचते थे कि गांधी जी तो अंग्रेजों से लड़ाई करके जीते, मैं किससे लड़ाई करके जीते? तो ये क्या होता है कि ये इतने बड़े आउटस्टैंडिंग लीडर्स जो होते हैं, गांधी, नेहरू, फ्रीडम फाइटर्स, उनको आप देखे नहीं हो, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आती है कि वो क्या है। लेसन्स तो मिलते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है हमें, लेकिन ज्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलती है? अपने अगल बगल से। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मेरा सौभाग्य था कि राजीव जी के सानिध्य उनसे मेरा परिचय हुआ, वो भी बिहार से आए। जब उनको मैंने देखा कि इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे लगा जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन अंतर इतना ही था कि वो पब्लिक स्पीकिंग करते थे, मैं रूम बंद करके अकेले अपने आप से स्पीकिंग करता था, इसलिए ताकि कोई देख न ले। तो मेरे इंस्पिरेशन बने वो, मेरे इंस्पिरेशन बने आनंद जी। आनंद जी किस लिए इंस्पिरेशन बने? आनंद जी ने अगर कोई बात ठान ली तो उसके लिए दिन में 24 घंटे लगे, 36 घंटे लगे, मेहनत करने में उनका कोई जोड़ नहीं। राजीव जी बहुत मेहनती नहीं थे कम से कम स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन बहुत शार्प थे। 2 घंटा ही पढ़े, 4 घंटा ही पढ़े तो काफी है उनके लिए। लेकिन उनकी जो एक पब्लिक इमेज थी, पब्लिक स्टैंडिंग थी, पब्लिक स्पीकिंग थी, एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल, एबिलिटी टू कन्विंस पीपल, वो सब बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए हमेशा गांधी जी, नेहरू जी से इंस्पिरेशन ढूंढे ऐसा नहीं, अपने चारों बगल, अपने परिवेश से भी हम इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं। यहां तक कि आप अपने स्टूडेंट से भी इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं। मैंने केवल 12 वर्ष तक पढ़ाया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और ये मैं कहूंगा कि उन 12 वर्षों में बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए जब मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा कि कोई चीज को कैसे करते हैं या कोई चीज अच्छे तरीके से कैसे होती है। दूसरी एक चीज, अगर कोई गलती हो गई मुझसे तो उसको छुपाने से फायदा नहीं है। अगर आप क्लास में पढ़ाते हो, पता नहीं आपने कभी ऐसा देखा है कि नहीं, कोई कारण से आप कुछ एक क्लास में पढ़ा रहे हो और कुछ आपने गलत कह दिया और स्टूडेंट कह रहा है कि आप गलत हो, तो पता नहीं, मैं तो गलत हो नहीं सकता हूं, है ना? तो शिक्षक तो भगवान होता है, गलत कैसे होगा? लेकिन अगर गलती है, आप मान लो कि मेरे से गलती हो गई और स्टूडेंट सही कर रहा है, तो उससे आप बड़े हो जाते हो, छोटे नहीं हो जाते। तो ये इंस्पिरो की बात, जो इंस्पायरो वाली बात है कि इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए कभी भी हमेशा जो महान व्यक्ति है, नेता है, वो खाली उनकी जरूरत नहीं है, आप चारों बगल, अपने चारों बगल किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। एक और बात कहूंगा, उसके बाद शाश्वत विश्वास भी यहाँ आए थे, उनकी फोटो देखी। तो दूसरी बात यह है कि हम जब पढ़ रहे थे कलकत्ता में कॉमर्स, तो राजीव जी ने मुझसे कहा कि आने वाला समय जो है, ये बात है 1985 की, 85। उन्होंने कहा कि देखो, आने वाला समय जो है वो MBA का समय है, मैनेजमेंट एजुकेशन का समय है। तुम्हें ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह छोड़ दो, ये तुम MBA करो। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, MBA करना चाहता हूँ। तो मेरे बड़े भाई, 2 बड़े भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं MBA करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा दिमाग खराब हो गया, MBA क्या, IIM जाओगे? देखो वो बहुत टफ होता है, और अगर तुम एग्जाम दिए तो पास तो होगे नहीं, पास नहीं होगे तो फेल कर जाओगे, तो तुम्हारा उत्साह टूट जाएगा, उत्साह टूट जाएगा तो तुम हताश हो जाओगे, तो फिर जीवन में आगे कुछ होगा नहीं। उससे अच्छा यह है कि तुम पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, उसके बाद जो करना है वो कर लेना। अब क्या है, उस समय का जमाना और इस समय का जमाना बहुत अलग है। अभी तो बहुत लोग विद्रोह कर देते हैं घर में कि मुझे जो करना है करना है, उस समय लोग विद्रोह नहीं करते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहें, आप बड़े भाई हैं, आप जैसा कहें वही उचित है। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली। उसके बाद जब ये इरमा में प्रोफेसर बनने की बात आई, तो मैंने एडवर्टाइज किया था। तो नॉर्मली प्रोफेसर बनने के लिए PhD क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जो मेरे पास नहीं थी, ना है, आज तक नहीं है। मैंने कभी PhD की पढ़ाई नहीं पढ़ी प्रोफेसर होने के लिए जो जरूरत पड़ती है। तो इरमा में जब बात हुई, ज्वाइनिंग की, तो उन्होंने कहा PhD तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एज एन एक्सेप्शन
एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हुए फैकल्टी चुना। और वहां पर 6-7 साल पढ़ाने के बाद जब IIM में जाने की बात आई, तो IIM में जब मैंने सेमिनार दिया, वहां पर जब सेमिनार होता है फैकल्टी रिक्रूटमेंट का, तो वहां पर करीब 90-100 प्रोफेसर हैं, तो सारे लोग अटेंड करते हैं, जितने स्टूडेंट हैं वो अटेंड करते हैं। और आपके डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूं, तो वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में 16 प्रोफेसर हैं, 16। हर प्रोफेसर से अलग अलग इंटरव्यू होता है। उसमें अगर किसी एक ने भी कह दिया कि ये सही नहीं है, तो उसका रिक्रूटमेंट प्रोफेसर के लिए नहीं हो सकता। प्रोफेसर के लिए कोई कैट एग्जाम नहीं होता है। कैट एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन करने के लिए, फैकल्टी के लिए तो एग्जाम नहीं है। तो वहां पर एज एन एक्सेप्शन एक केवल व्यक्ति और था, तो दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसके पास PhD नहीं है, और उन्होंने प्रोफेसर की तरह रिक्रूट किया। यहां तक कि बहुत हंगामा हो गया इस बात को लेकर कि आप जो आपने PhD नहीं किया है उसको प्रोफेसर की तरह क्यों रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, जुनून था कि अगर मुझे रिक्रूट किया है तो मुझे अच्छा करके दिखाना है। तो फर्स्ट ईयर में IIM में मैंने बेस्ट फैकल्टी अवार्ड लिया। फर्स्ट ईयर आपका ज्वाइन अगर लिया है तुमने मुझे, तो यू शुड नॉट फील कि गलत डिसीजन लिया है। सो आई विल वर्क द बेस्ट। जबकि मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था इरमा से IIM के माहौल में आकर के पढ़ाना, लेकिन कहा रिजॉल्व है तो करना है तो करना है, तो उसके पीछे लग करके किया गया। एक और उदाहरण देता हूं कि अक्सर हम लोग पॉलिटिशियंस की बहुत बुराई करते हैं कि ये पॉलिटिशियंस बहुत गलत करते हैं, ये चीज सही नहीं है, वो गलत है। तो ऐसे ही हम कुछ 4-5 प्रोफेसर मिल करके देश की पॉलिटिकल हालत पर बहुत निराशा व्यक्त कर रहे थे। तो एक ऐसी चर्चा उठी कि केवल हम ये बात करते हैं तो हम कुछ करते क्यों नहीं। तो एक आपको याद होगा, शायद आप परिचित होंगे इस बात से, कि जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने धन का ब्यौरा देना पड़ता है। आप परिचित हैं इस बात से? जितने पॉलिटिशियंस, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, चाहे वो MLA के लिए लड़े, उनको अपने धन का, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड का और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है उसका सबका ब्यौरा देना पड़ता है। इसमें संविधान में नहीं लिखा गया, ये कहां से आया? तो हम लोगों ने कहा ऐसा करते हैं कि हम लोग इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, जनहित याचिका। सुना आपने नाम? तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर जनहित याचिका फाइल करते हैं कि जितने पॉलिटिशियंस हैं सबको अपने धन का, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड का अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और हम जानते थे कि हम हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस इस चीज को लेकर के एक हो गए, क्योंकि हम पूरे पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट में ये सूट फाइल कर रहे थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि आपकी जान पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि आप ऐसी एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो दिल्ली पहुंचा गया। दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रशांत भूषण, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनसे कांटेक्ट किया गया। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन बहुत व्यस्त थे, तो उनसे हम नहीं मिल पाए। वैसे ही एक बहुत फेमस वहां पर लेडी लॉयर है, उनका नाम है कामिनी जायसवाल, उनको कांटेक्ट किया। तो हमने कहा कि हमने जनहित याचिका फाइल करनी है। तो उन्होंने कहा फाइल तो कर देंगे लेकिन चांसेस जीतने के बहुत कम है। लेकिन एक चीज उन्होंने कहा कि फीस, हमने कहा हमारे पास कोई फीस नहीं, हम तो प्रोफेसर हैं, 12,000 रुपया तनख्वाह है हमारी, हम फीस कहां से देंगे। उन्होंने वो तैयार हो गई। हमने फाइल किया 4 लोग मिल करके, और वो केस हम जीत गए। वो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जीत गए, उसी के चलते, उसी के बदौलत आज देश में जहां भी कोई इलेक्शन होता है वहां पर जितने पॉलिटिशियंस हैं सबको अपने इन 3 चीजों का ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये कदम आगे है कि नहीं है? इससे क्या पूरी जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो चेंज हो जाएगी? पूरी व्यवस्था चेंज नहीं होगी, लेकिन कम से कम एक कदम आगे है। कम से कम जनता ये तो जानने की हकदार है कि जो हमारा प्रतिनिधि है वो अपराधी है कि नहीं। तो एक कदम आगे है। तो जो भी हम करते हैं, जैसा राजीव जी ने कहा, एक है केवल अपने लिए करें, दूसरा है कि अपने परिवेश के लिए आगे कुछ करें। तो आप एक कदम आगे बढ़ाएं, 2 कदम अपने आप आगे खुलते हैं। एक हमारे बहुत प्रतिष्ठित
कॉलीग थे IIM अहमदाबाद में, उनका एक कहना था हमेशा, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? तो पहले मैं समझा ये एलिफेंट को खाने की क्या जरूरत है। उनका कहने का मतलब ये था कि आप फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, एलिफेंट बहुत बड़ा है, कैसे खाओगे? मतलब बहुत बड़ा काम कोई सामने नजर आए तो कैसे उसको करना है? आंसर यूज्ड टू बी, कोई गेस कर सकता है क्या आंसर है? पीस बाय पीस बाय पीस बाय पीस। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? पीस बाय पीस आप खा जाओगे। कहने का मतलब नो जॉब इज बिग एनफ दैट यू कैन नॉट डू, नो टास्क इज बिग एनफ दैट यू कैन नॉट डू। राजेश अग्रवाल इंग्लिश भी सीख सकता है, मैथमेटिक्स 28 नंबर से आगे बढ़ करके मैथमेटिक्स भी सीख सकता है। तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शाहरुख खान के एक इंटरव्यू में देख रहा था टेलीविजन में, उसने कहा, किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि आप जो एक्टर धर्मेंद्र है ना उसकी कॉपी कर रहे हैं। उसका क्या जवाब था पता है? आप गलत हैं, मैं तो धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की, राजकुमार की, सबकी कॉपी करता हूं। उसका कहने का मतलब क्या था? वो रहा था शाहरुख खान इज एन एंटरटेनर, मेरा काम है जनता को मनोरंजन देना, वो मनोरंजन में कैसे भी दे सकूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सबकी कॉपी करता हूं। उसी तरह मेरे अपने निजी जीवन में मैं तो सबसे इंस्पिरेशन ढूंढता हूं। आज भी, अभी भी कोई भी मुझे अगर इंस्पायर करता है तो मुझे कोई हिचक नहीं है, चाहे मुझे काम करते हुए 25 साल हो गए। तो इंस्पिरेशन की जो नींव है उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल गांधी जी और नेहरू जी से, ये इतने जो फेमस हमारे पर्सनालिटीज रहे, केवल उनसे इंस्पिरेशन मिले ऐसा नहीं है। और एक लास्ट में 5 मिनट ये कहना चाहूंगा कि अपने काम करते करते फिर एक संस्था का, एक जहां पर मैं भी काम कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की संस्था है और एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वॉल्व है, जिसका काम है क्रॉप्स की नई वैरायटी डेवलप करना, फसलों की नई वैरायटी डेवलप करती है। ये संस्था फाइनेंशियली सिक हो गई थी उन्हें 2000 में, आज से 15 साल पहले। तो मुझे कंसल्टेंट की तरह बुलाया गया था IIM से। जब मैं कंसल्टेंट की तरह गया तो कंसल्टेंट क्या करते हैं? कंसल्टेंट क्या करते हैं पता है? एडवाइस करते हैं, एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं, आपका काम है उसको इंप्लीमेंट करना, है ना? तो हमने रिपोर्ट बना के दे दी, आप ये करें, और चला गया मैं। तो वहां के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने कहा भाई रिपोर्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पर आकर के फाइनेंस के डायरेक्टर बने और यहाँ पे काम संभालें, क्योंकि संस्था की हालत बहुत खराब है, इतनी खराब है कि अभी अब बंद होने के कगार पे है। 2000 लोग काम करते हैं, इनके रोजी रोटी का सवाल है। अब मेरे मन में क्या भ्रम आया, पढ़ाना तो एक बात होती है ना, और करना एक बात होती है, अलग अलग चीजें हैं ना। मैनेजर का रोल और पढ़ाने का रोल अलग अलग होता है। तो मन में एक ये संकोच उठा कि मैं तो प्रोफेसर हूं, पढ़ाता हूं, लेकिन खुद जाके करने वाली बात अलग है, तो वो शायद मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं करूंगा। तो मैंने राजीव जी से चर्चा की कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा पता है? ये गलती मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, तुम्हें जाना चाहिए और प्रूव करना चाहिए कि तुम संस्था को टर्न अराउंड कर सकते हो। तो उनके कहने से मैं वहां गया और आज वहां पर मुझे 12 साल हो गए काम करते हुए, और वो संस्था न केवल टर्न अराउंड हो गई बल्कि एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, यूएन इंस्टीट्यूशन में फिनेंशियली सबसे हेल्दी हो गई। तो फिर वही बात, हर समय ये कहना चाहता हूं, ये सेल्फ डाउट, ये जो संकोच या डाउट हर समय जीवन में आता है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने कर लिया, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ये जो है, ये आप समझ सकते हैं कि अगर दृढ़ संकल्प है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और आप इस वक्तव्य के बाद जब हॉल से बाहर जाएं तो ये ना सोचें कि ये त्रिमूर्ति जो आकर भाषण दे गई आज, हाँ, ये तो उनके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हर ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर सकता है।
and no dream is big enough to that you cannot fulfill it. तो ये इस वक्तव्य के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद और मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और भैया का